नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ अफेयर 24 के एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पाठशाला मैं भी वन रक्षक। हमारा टॉपिक है पर्यावरण नीति बनाम आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन क्या वो पर्यावरण की तर्ज पर किया जाना आवश्यक है? इसी तर्ज पे न्यूज़ अफेयर 24 अपनी एक नई सीरीज लेकर आया है, जिसे हम चर्चा कम कहेंगे और हम चाहेंगे कि धरातल पर उतरे कि पर्यावरण संरक्षण कितना आवश्यक है। इसी के संदर्भ में हम मेवाड़ के कई ऐसे लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और अब तक क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं। इसी के तहत आज हम मिलने आए हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो किसी भी बहुत पहचान की मोहताज नहीं है। हम आज मिलने आए हैं श्याम सुंदर पालीवाल जी से, जो कि पिपलांद्री के पूर्व सरपंच रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में पर्यावरण संरक्षण में इनका योगदान अभूतपूर्व है। इनका एक स्लोगन है, बेटी बचाओ पेड़ लगाओ। आपका एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य लेके आपने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत यदि आपके घर में एक बेटी पैदा होती है तो उसके साथ ही 111 पेड़ लगाए जाए। एक सुंदर सा अभियान है जो श्याम सुंदर जी ने प्रारंभ किया था। आपके बारे में एक छोटा सा परिचय मैं यदि देना चाहूँ तो आप पद्मश्री से सम्मानित हैं 2021 में। इसके अलावा आपको फादर ऑफ फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। आप श्री मोदी जी से भी मिल चुके हैं। आपकी कार्यशैली को और आपके मॉडल्स को, जो पिपलांद्री मॉडल है, उसको पूरे देश में दिखाया गया है और काफ़ी लोगों द्वारा सराहा भी गया है। लेकिन सिर्फ सराहा जाना ही काफ़ी नहीं है। इस मॉडल को हमारे पूरे देश को अपनाए जाने की सख्त ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि उन्हीं की संघर्ष की कहानी और उन्हीं के समाधान की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार श्याम सुंदर पालीवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपका ये जो गांव है पिपलांद्री, उसमें घुसते ही जिस एटमॉस्फेयर को हमने फील किया है वो बहुत ही सुखद रहा है। तो सर, हमारा एक सवाल था आपसे कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण आया जब आपने सामाजिक कार्य और पर्यावरण दोनों को एक साथ रखा? देखिए, मैं इस क्षेत्र में काम तो बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, पर ये बदलाव बेटियों के प्रति और बेटियों को पेड़ों से और पानी से जोड़कर काम करने का जो मन में विचार आया, वो मेरी बेटी, जिसका किरण नाम था, उसके डेथ हो गई। उसके मरणोपरांत मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी बेटी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और बेटियों की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद मैंने तय किया कि इस गाँव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, पहले तो मैं मेरी बेटी के याद में एक पेड़ लगाता हूँ और फिर इस गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा सबके नाम पर पेड़ लगाऊंगा। सबको आत्मनिर्भर करेंगे और इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाली हर बेटी मेरी बेटी के रूप में रहेगी। ये विचार मेरे मन में आया और तब से मैं काम कर रहा हूँ। आपने सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में पेड़ लगाने का ही कार्य नहीं किया है, जैसे कि मैंने देखा आप जल संसाधनों के भी रक्षण के लिए आगे आए हैं। तो उसमें आपने क्या मॉडल अप्लाई किया है पिपलांद्री में? देखिए, पिपलांद्री एक मॉडल बन गया है समग्र ग्राम विकास को लेकर। सिर्फ जल संरक्षण वृक्षारोपण से ही इसकी पहचान नहीं है। ये स्वच्छता में भी राजस्थान का पहला गाँव रहा है जिसको 2007 में अब्दुल कलाम साहब के हाथों स्वच्छता में हर घर में टॉयलेट हो, उसको लेकर पुरस्कार मिला है। और उसके बाद समग्र ग्राम विकास में आप किसान के कुएं में पानी हो, किसान अच्छे पशुपालन का काम करता हो, किसान के कुएं पर कृषि कनेक्शन हो, गांव में स्वच्छता हो, गांव में हर व्यक्ति के हाथ में कोई न कोई छोटा मोटा रोजगार हो, समग्र ग्राम विकास को लेकर हमने ये काम किया है। और फिर इसका नाम राजस्थान के सभी कलेक्टर को, राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने यहाँ बुलाकर सभी कलेक्टरों की एक दिन की कार्यशाला करवाई कि इस मॉडल को पूरे राजस्थान में लागू किया जाए और इसका नाम पिपलांद्री मॉडल दिया जाए। तब से ये काम आगे बढ़ रहा है और समग्र ग्राम विकास को लेकर यहाँ पर काम चल रहा है, जिसमें मुख्य पहचान बेटी और पानी और पेड़ों को लेकर किया है। और इसका नाम इस तरह से भी हुआ है कि पिपलांद्री मॉडल का दूसरा नाम बेटी, पानी, पेड़, चारागाह भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्राम पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अभी अभी ग्राम पर्यटन में, पर्यटन ग्राम में इसका नाम आया है। इसको अलग से फंड भी मिलने लगा है। पर प्राकृतिक आधारित रोजगार ऐसे है कि जैसे आप हमारे हर ग्राम पंचायत में गोचर भूमि है, चारागाह भूमि है या देव भूमि है, हर जगह होती है और वो हजारों बीघा में है।
उस भूमि पर आंवला, जामुन, आम, नीम, शीशम, बरगद, पीपल, बहुत बड़ी संख्या में बांस, ये लगाकर बांस के आधारित उद्योग, लोगों को टोपले बनाना, डस्टबिन बनाना, सोफे बनाना और भी कई तरह के फर्नीचर, कई तरह की चीज़ें, बांस से मकान बनते हैं, बांस के पशुओं के लिए कैटल शेड बनते हैं। ये सब बनाकर गांव का पैसा गांव में कैसे रुके। आज अगर कैटल शेड बनाना तो लोहा लगेगा, लोहा बाजार से खरीद के ला रहे हैं, 8-10 साल में वो लोहा धीरे धीरे जंग लगेगा। उसी तरह से बाहर से चीज़ें नहीं लाकर गांव का पैसा गांव में रुके, ये मॉडल हमने इसको तैयार किया है। आंवले से आधारित उद्योग, आंवला कैंडी, आंवला चूर्ण, आंवले का जूस और आंवले की कई चीज़ें बनती है, वो भी गांव के लोग यही बनाए। एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाए, प्राकृतिक खेती करें और प्राकृतिक खेती करके वो कैंसर की दवाई बनाए। जैसे बाजार से जो गेहूँ आ रहा है 2 रुपये किलो वाला, या वो बहुत बड़ी संख्या में कैंसर पैदा कर रहा है, वो नहीं खाकर खुद के किसान अपने खेतों में प्राकृतिक रूप से गेहूं पैदा करे, सब्जियां पैदा करे, तो वो कैंसर को रोकने का काम करेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे। ये पिपलांत्री मॉडल उभर कर आया है और इसमें पूरे गांव के लोगों का, विशेषकर गांव की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव की 95% महिलाओं ने ये काम किया है। जिन महिलाओं पर आप कल्पना कीजिए कि गांव की बुजुर्ग महिला है, उसका बेटा बाहर मजदूरी करता है, उसको महीने के 5,000 रुपये, 7,000 रुपये देकर कभी ये नहीं कहता है कि माँ ये पैसा ले और इसका हिसाब नहीं, तेरे ज़रूरत की चीज़ें इससे खरीदना। हमने उसकी माँ का, असहाय माँ का बेटा बनकर सरकार की विभिन्न योजनाओं से उसको जोड़कर उसको आत्मनिर्भर काम किया। बेटी आत्मनिर्भर हुई पर माँ भी आत्मनिर्भर हुई है। और आप देखिए प्रधानमंत्री जो नारा दिया है कि माँ के नाम एक पेड़, हमने तो माँ को आत्मनिर्भर करने का काम किया है और उस भूमिका में किया है कि हम अपने घर से कुछ नहीं लाएंगे और घर कुछ नहीं ले जाएंगे। सरकार जो गांव के विकास के लिए पैसा देगी उसका सदुपयोग करेंगे। ये पिपलांत्री मॉडल उभर कर आया है। तो आपका ये पिपलांत्री मॉडल जो है ये देश भर में वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है, मोदी जी से भी जब आप मिले थे, तो क्या आपका ये मॉडल और भी अन्य राज्यों में लागू किया गया है? देखिए, मोदी जी से एक बार नहीं, हमारी कई बार मुलाकात हुई है। मोदी जी हमको व्यक्तिगत हमारे कामों को जानते हैं। अभी मोदी जी ने हमारे यहाँ जो एक इनका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ राजस्थान हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश आए थे, तभी भी उन्होंने एक पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय मेहता जी ने उसका वाचन किया था। तो पहचान की बात जहाँ तक है वो तो कोई उसमें कोई कमी नहीं है और काम करने वाले लोगों की पहचान भी बनती है। पर यहाँ से ये काम यहीं तक सीमित नहीं है। राजसमंद जिले की कई ग्राम पंचायतें इस मॉडल को अपनाकर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि एक सरपंच ये समझता था कि मेरा काम सिर्फ सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े करना और राजनेताओं के पीछे पीछे दौड़ना। हमने ये साबित करके दिखाया कि नहीं, सरपंच अपनी पॉलिसी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों की पॉलिसी बनवा सकता है। सरपंच समग्र ग्राम विकास को लेकर काम करेगा। सरपंच सरकार की विभिन्न योजनाएं जो चल रही है उसके गाँव में, चाहे वो रोडें हो, वाटर सप्लाई के काम हो, वन विस्तार का काम हो या जल संरक्षण के काम हो, हर कामों की मॉनिटरिंग करेगा और समग्र ग्राम विकास को लेकर वार्षिक कार्य योजनाएं बनाएगा। उसके आधार पर उसके गांव का डेवलपमेंट होगा। ये हमने सरपंचों को सिखाने का काम किया है। और उसके बाद आप देखिए राजस्थान की 160 ग्राम पंचायतें इस मॉडल पर चल रही है। उसके बाद महाराष्ट्र ने इस मॉडल को देखकर वहाँ के लगभग 35 MLA को यहाँ भेजा और वहाँ पर एक योजना शुरू की, समृद्ध महाराष्ट्र जन कल्याण योजना। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में इससे सीखकर या इसको देखकर कई योजनाएं शुरू हुई है। और ये सरकारें जहाँ जहाँ अच्छा प्रयोग होता है, सफल प्रयोग होता है, लोगों के लाभदायक प्रयोग होते हैं, उनको अपनाती ही है। उस पर कई कार्यशालाएं होती है, कई पायलट प्रोजेक्ट रूप में होता है और एक बिना पैसे इस तरह का काम सफल दिखता है तो फिर आप सरकार देखिए, हमारे यहाँ सरकार ने एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है जहाँ पर एडिशनल चीफ इंजीनियर, दो एक्सियन, AN, JN जैसी बड़ी पोस्टें यहाँ कर रखी है और पूरे देश के सरपंच, किसान और सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंगें दी जाती है। तो ये एक सफल प्रयोग यहाँ पर हुआ है और उस आधार पर एक सफल मॉडल जिसका नाम पिपलांत्री मॉडल उभर कर लोगों के सामने आया है। और इससे सीखकर पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में के लोग, दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया है, हमें डॉक्टरेट की उपाधियाँ दी है और उसके बाद कई यूनिवर्सिटी के बच्चे
यहाँ आकर इस मॉडल को रिसर्च करके और अपने अपने देशों में लागू कर रहे हैं। जी, तो आपका जो ये सालों का प्रयास रहा है, लगभग काफ़ी वर्षों का आपका यहाँ पर चुनौतीपूर्ण एक कार्य रहा है, और डेफिनेटली जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो आपने यहाँ पर किन चुनौतियों का सामना किया और फिर उनसे उबर के आप कैसे बाहर आए? देखिए, आप कोई भी नवाचार करना चाहेंगे तो जनता एकाएक आप पर विश्वास नहीं करती है। मैंने सरपंच बनते ही एक नारा दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। गांव वालों को ये चीज़ समझ में आई, उन्होंने धीरे धीरे इस पर काम शुरू किया, उसके बदले उनको रोजगार मिलने लगा, और जब इसका बड़ा रिजल्ट सामने आया तो गांव के लोग बड़े गर्व से इस चीज़ को अपने गांव को लोगों के सामने रखते हैं। और लोग जब बाहर जाते हैं गांव में, गांव की बेटियां बाहर से दूसरी लड़कियां आती है या बाहर जाती है दूसरी रिश्तेदारी में जाती है, तो वो कहती है अरे पिपलांतरी वो जो बेटियों का सम्मान करता है, पेड़ों का सम्मान करता है, प्रकृति का सम्मान करता है। तो ये बड़ा सुखद विषय है और इसको अपनाने की आवश्यकता है। ये पूरा देश ही नहीं, आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, इस कठिन दौर में अगर इस तरह के काम पंचायतें करने लग जाए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने घर का कचरा, अपने घर में स्वच्छ वातावरण, अपने घर के परिवार के मेंबर जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ऑक्सीजन हर व्यक्ति तैयार कर ले, हर व्यक्ति के नाम पर कम से कम 5 पेड़ लगा दे, तो ये पर्यावरण जो दूषित हुआ है, हम मानते हैं कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा है, प्रदूषण फैल रहा है, ये कौन फैला रहा है? आप अपने घर आप फैला रहे हो, मैं फैला रहा हूँ, हम सब देश की 140 करोड़ जनसंख्या फैला रही है। अब एक तय हो जाए कि हम हर व्यक्ति जितना पानी पीता है, उपयोग करता है, उतना पानी साल भर में रोक ले बारिश का। जितना पेड़ों का उपयोग है, चाहे वो मिट्टी को रोकने के संबंध में हो, ऑक्सीजन के संबंध में हो, दाह संस्कार वाली लकड़ी के संबंध में हो, या लकड़ी के उपयोग के संबंध, उतना पेड़ वो लगा ले, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। बस हमें तो ये सरकारें ये सिखा रही कि मुफ्त का कैसे मिले, मुफ्त में अनाज भी दे दो, मुफ्त में दवाइयाँ भी दे दो, मुफ्त में ऑक्सीजन भी दे दो, मुफ्त में पानी भी दे दो, मुफ्त में बीज भी दे दो, सब कुछ मुफ्त में दे दो, फिर हम लोग नहीं करेंगे ना काम, वैल्यू नहीं रहती जी। इसलिए हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चाहे वो हम हमारे हिसाब से छोटा मोटा कर पा रहे हैं, पर वो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। राजस्थान की 11,500 पंचायतें हैं, अब वो 11,500 पंचायतें अगर इस पैटर्न पर काम कर ले तो रोजगार जैसी समस्या ही खत्म हो जाएगी। गांव के 200, 400, 500, 700 लोग, हमारे यहाँ 700 जॉब कार्ड है, 700 लोग रोजगार पाते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति के, गरीब के हाथ में रोजगार आ जाएगा और वो गरीब ऐसे चमत्कार करके दिखा देगा। ये पूरे देश में करने की आवश्यकता है, और देश में एक अकेला व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। वो अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, पर लागू तो धरातल पर सरपंचों को और गांव के लोगों को ही करना पड़ेगा, तब जाकर हम सुखी जीवन जी पाएंगे। बाकी तो ठीक है, बड़ी महामारियां फैल रही है, कोरोना जैसी महामारियां आ रही है, कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही तो ठीक है, उसके पैसा आपके डेवलपमेंट का पैसा उनके इलाज में लग रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा है। और अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आप इस तरह का माहौल बनाइए, वही पैसा आपके डेवलपमेंट में लगेगा। जी, जैसे कि आपने देखा है कि अरावली पर्वतमाला में बहुत अवैध कटाई चल रही है, वहाँ पर बड़े बड़े होटल, रिसोर्ट, इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी है? देखिए, माइनिंग और अवैध होटलें, ये दो ऐसा काम है कि इस धरती माता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी। माइनिंग करके आप माइनिंग के बाद जो मार्बल का वेस्टेज, मलबा, बारूद और धरती माता का सीना चीर कर जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो लगना तो इसी की व्यवस्था में है। जितना पैसा हम लोग तम्बाकू या नशीली चीज़ें बेचकर कमा रहे हैं, हमारी सरकारें कमा रही है, उससे ज़्यादा पैसा उनके लोगों के इलाज पर वापस खर्च हो रहा है कि यहीं का यहीं, फ़ायदा कुछ भी नहीं उससे। होटलों की रही बात, तो होटलें जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट में और जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट और जिससे बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया में जो होटलें, वो होटलें, मैं तो कहता हूँ बड़ा नुकसान तो पॉलीथीन से हो रहा है, बड़ा नुकसान वन्य जीवों को हो रहा है, बड़ा नुकसान वहाँ की उस होटलों को सफाई को लेकर, वहाँ का हार्पिक मान लो, वहाँ का केमिकल, वहाँ का एसिड, ये ज़मीन को बंजर बना रहा है। और पहाड़ों को काट कर, पहाड़ों के प्राकृतिक स्वरूप को काट कर अगर आप किसी रेवेन्यू की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला। और पहाड़ों को काट कर बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही है, पार्क बनाए जा रहे हैं,
बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई जा रही है, होटलें बनाई जा रही है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, और इसकी भरपाई यहीं इसी धरती पर रहने वाले लोगों को करनी है, मानव समाज को करनी है, मानव प्रजाति को करनी है। ये समझ जिस दिन विकसित हो जाएगी उस दिन तो व्यवस्था ही बदल जाएगी। समझ को, सोच को बदलने की आवश्यकता है। सरकारें ये मान रही कि नहीं इससे हमें रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू होटलें बाहर दूसरी जगह करके भी रेवेन्यू मिल सकती है, पर ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, इसको रोके जाने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से सरकारें बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों पौधे लगा रही है और टारगेट तय कर रही है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। और जब दूसरे साल हम उस जगह पर जब वृक्षारोपण के लिए आते हैं तो वहाँ पर 2% पौधे भी नहीं मिलते हैं। ऐसे वृक्षारोपण करके पैसा कमा के, पैसा खराब करके इस तरह की झूठी वाहवाही लूटने से क्या फ़ायदा होगा। सरकार एक तरफ तो प्लांटेशन करने की बात कर रही है और एक तरफ बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को कटवा रही है। उनकी नाक के नीचे गांव का पटवारी, गांव का ग्राम सेवक, तहसीलदार, बीट कांस्टेबल, वहाँ का सरपंच, सचिव सब सोए। वो सब दबाव में काम कर रहे हैं या फिर वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और 400-400 साल, 500-500 साल पुराने पेड़ों को की अवैध कटाई हो रही है और यहाँ से कट कर दूसरे देशों में जा रहा है, दूसरे कंटेनर में भर के कांडला पोर्ट पर जा रहा है। उसको हमारी सरकारें नहीं रोक पा रही है। फालतू की बातें हैं ये बहुत दुखद स्थिति है। सरकारों को इसके लिए जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर प्रकृति बच पाएगी। बाकी अभी तो हालात फिर भी कंट्रोल में है, आने वाले समय में हालात दिन दिन पर खराब हो रहे हैं। जैसे कि मैं देखा था विगत वर्ष में उत्तराखंड में जितनी बड़ी त्रासदी आई थी वहाँ पर भी वही था कि पहाड़ी क्षेत्र को काट के उन्होंने होटलें खड़ी कर दी थी और फिर जब वो पानी का बहाव आया तो आपने देखा कि कितना बड़ा विध्वंस हुआ था। और ये बहुत बड़ी प्रकृति ने आपको एक उदाहरण दिया था कि यहाँ पर अभी रुकने की जरूरत है। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए भी उदयपुर में जो अरावली जिस तरीके से कटती जा रही है लगातार और जिस तरीके से होटल रिसोर्ट्स वहाँ खड़े हो रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि इनको रोकने की प्रयास गवर्नमेंट के पास क्या है। पर्यावरण नीति जैसे आपने मुझे बताई कि काफ़ी सुदृढ़ है हमारी, लेकिन निचले लेवल पे उसको अच्छी तरीके से संभाला नहीं जा रहा है, उसे क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? कई तरह की समस्याएं हैं, राजनीतिक, वोटों की राजनीति, वहाँ के स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता, निचले स्तर पर काम करने वाले लोग इसमें भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं, वोटों की राजनीति में दबाव में आ जाते हैं, इस वजह से लागू हो नहीं पा रही है। और जब शिकायतें होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाता है, तब तक बहुत बड़ा नुकसान दोनों पक्षों का प्रकृति का भी होता है और पैसे लगाने वाले का भी होता है। शुरुआती दौर में ही अगर उस काम को रोक दिया जाए तो बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी जैसे वन विभाग है, पंचायत तहसील है, ग्राम पंचायतें हैं, जिला प्रशासन इसके प्रति जागरूक हो और नहीं होने की स्थिति में जिस अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है उतनी की उतनी सख्त कार्रवाई उस समय के निर्माण कार्य के समय में जो एजेंसी रही, चाहे वो गांव का पटवारी रहा हो, तहसीलदार रहा हो, उसके खिलाफ भी उतनी मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अब जवाबदेही में कौन कौन लोग आते हैं वो उसका पता करके और उनके खिलाफ भी अतिक्रमणकारी के लिए जितनी मजबूत कार्रवाई होगी उतनी की उतनी कार्रवाई उस एजेंसियों के खिलाफ भी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग करने वाली। तब जाकर ये रुकेगा, जवाबदेही तय होगी तभी होगा। बाकी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आने वाले समय में इसकी भरपाई आपको और हमको ही करनी पड़ेगी और हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे बच्चे इसकी भरपाई करेंगे। जी, तो केवल कानूनी प्रक्रिया ही काफ़ी नहीं है, ज़मीनी स्तर पर जन सहभागिता भी उतनी ही मायने रखती है। गांव के लोगों को, गांव के पंच पटेलों को, गांव के जिम्मेदार नागरिकों को आगे आना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी कि कोई भी व्यक्ति शिकायत इसलिए नहीं करता कि मैं कल मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं रचे। माफियाओं से बहुत बड़ा डर होता है, माफिया बहुत पावरफुल है, माफिया सरकारें बना रहे हैं और सरकारें बिगाड़ रहे हैं, इतने पावरफुल हैं, इसलिए इनके सामने आने की हर किसी की हिम्मत नहीं है। मैं तो इसलिए सामने, हमारे तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो हमारी तो प्रेरणा स्रोत अमृता विश्नोई है। अमृता देवी विश्नोई जो माँ के स्वरूप में प्रकृति के लिए आगे आई है, वो हम सब के लिए आदर्श है। अमृता देवी विश्नोई ने पेड़ों के लिए 373 सिर कटवाए, शायद इतने ही थे, पर उन्होंने अपने सिर कटवा दिए और ये नारा दिया कि सिर साटे रूख तो भी सस्तो जान। सिर के बदले अगर एक पेड़ बचता है तो भी मेरा सिर सस्ता है। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत है जिनकी वजह से बहुत सारे लोग लगे हैं और इस प्रकृति को बचाने का सपना देख रहे हैं। बचा नहीं पा रहे, हम सिर्फ सपना देख रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ज़मीनी स्तर पर इस पर कार्रवाई बहुत आवश्यक है। जैसे कि आज सुबह से हम आपका पिंपलांद्री आपके साथ घूम घूम के हमने देखा है, और मुझे लगता है कि इतने सालों में काफ़ी फाइनेंस यहाँ लगा होगा डेफिनेटली, और इतना पैसा एक व्यक्ति का कर पाना मुश्किल है। तो आपने यहाँ बताया था कि सरकार आपको इसके लिए सहयोग करती है अलग अलग योजनाओं के तहत, तो वो योजनाएं क्या हैं जिनके द्वारा आपको इसमें हेल्प मिली है इस चीज़ को आगे देखिए, ये जहाँ अपन बैठे हैं ये कोई मेरा फार्म हाउस नहीं है जी। ये मेरी ग्राम पंचायत की गोचर भूमि है, जहाँ पर माइनिंग करने वाले लोग इसको मलबे से भर के खराब कर रहे थे जी। और गांव के प्रभावशाली लोग इस पर अतिक्रमण करके उस जमीनों को बेच रहे थे। उस जमीनों पर हमने वृक्षारोपण और जल संरक्षण के काम किए हैं। आज यहाँ का तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर, कोयल, गिलहरी सभी जानवर बच रहे हैं। अपना परिवार यहाँ पर फल फूल रहा है उनका, और वो हमारे साथ जी पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार की विभिन्न योजनाओं को अगर परिपक्व, एक कहावत है मैं बार बार कहता हूँ कि सरपंचों को परिपक्व होना पड़ेगा। कई सरपंच ये कहते हैं कि मेरा कोई मानता नहीं है, यानी ये मैं लड़ नहीं सकता। तो उसके लिए मैं नारा देता हूँ कि नी समझ नी समय, नहीं समझ नहीं समय, नहीं निर्भयता रंच, अरे बता जद बावला तू क्यों बनियो पंच। सरपंचों को परिपक्वता के साथ, निडरता के साथ आगे आना पड़ेगा। समाज के लोगों को, जो पूर्व में हमारे पीढ़ियों सदियों से जो समाज पेड़ों की रक्षा करने के लिए लड़ता आया है, उस समाज को आगे आकर इस चीज़ का विरोध करना पड़ेगा, इसको संरक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर ये बच पाएंगे। और इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं, देखिए सरपंचों को समझना पड़ेगा, ग्राम सेवकों को समझना पड़ेगा। सरकार की विभिन्न योजना जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, उसमें मिट्टी और पानी को बचाने के लिए पॉलिसी है, उसको मनरेगा की लेबर को रोजगार भी मिलेगा और जंगल खड़े करेगी। वाटर शेड प्रोजेक्ट, उसमें जल संरक्षण और मृदा संरक्षण का बहुत बड़ा पैसा सरकार हर पंचायतों को, हर 2 पंचायतों 3 पंचायतों को क्लस्टर बनाकर 8-8, 9-9 करोड़ रुपए दे रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, अटल भूजल, और इस तरह की कई प्रोजेक्ट आते हैं। और पंचायतों के पास तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। उस योजना के तहत ये काम किया जा सकता है, और हमने तो करके दिखाया है। हमने तो ये कहा कि 1 रुपया हमारी जेब का नहीं लगा है, ये जो पैसा सरकार का, ये पैसा हमारा नहीं है। या कोई दानदाता कह दे कि मैंने जेब से पैसा दिया, एक भी व्यक्ति ने मुफ्त में काम नहीं किया है। ये जितना काम दिख रहा है सब लोगों को इसके बदले रोजगार मिला है, और रोजगार के बदले ये काम करके दिखाया है। रोजगार भी आवश्यकता है, लोग, एक व्यक्ति लगातार काम करेगा तो उसके परिवार का पालन पोषण की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार जैसी योजनाएं बना रखी है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। फिर देखो सरकार ने जो बड़े उद्योगपतियों पर जो CSR का पैसा आता है, वो पैसा भी आप इसको आगे बढ़ाने में काम ले सकते हैं, पौधे खरीदने में, नर्सरियाँ पौधशालाएँ बनाने में, मशरूम के काम करने में, और इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो लोगों को की इनकम भी बढ़ाएगा, और इनकम के साथ साथ प्रकृति को भी बचाएगा, गांव के वन्य जीवों को बचाएगा। गांव में लेपर्ड होगा तो दूसरे जानवर नहीं आएंगे, तो और उसको देखने के लिए बहुत बड़े संख्या में टूरिस्ट आएंगे। तो ये बड़ी एक छोटी छोटी होटलें, अब होटलों की बात पे, छोटी छोटी होटलें वो खोल कर बड़े टूरिस्ट उसके आ सकते हैं। तो हमारी ग्राम पंचायतों के पास तो हजारों बीघा जमीन है, उन जमीनों में इस तरह से जल संरक्षण, वृक्षारोपण, वन्य जीवों के संरक्षण के काम करके और पंचायतें अपनी इनकम बढ़ा सकती है। पंचायतें कार्बन क्रेडिट का पैसा पा सकती है, जिससे अपनी पंचायतों की निजी आय बढ़ा सकती है। इस वन्य जीवों के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा देकर पंचायतों की आय बढ़ा सकती है। ये पिपलांत्री एक बड़ा मॉडल उभर कर आप लोगों के सामने है। इसका प्रचार प्रसार करके लोगों को कैसे आप मीडिया के माध्यम से इसका सब लोगों तक ये बात पहुँचे, और बात पहुँच के पंचायतों को, सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को, जिला पंचायतों को, ब्लॉक पंचायतों को इसके लिए प्रेरित करें, तब जाकर प्रदूषण जैसी समस्या भी खत्म होगी, रोजगार भी के अवसर भी मिलेंगे, और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये चीज़ें सरकारें चाह रही है, पर धरातल पर उतर नहीं पा रही है, क्योंकि सख्त नीति नहीं बन पा रही है। पॉलिसी लोकसभा बना रही, विधानसभा बना रही है, पर पॉलिसी धरातल पर ग्राम सभा नहीं उतार पा रही है। लोकसभा और विधानसभा जो पॉलिसियां बना रही है, जो नीतियां बना रही है, वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें, ग्राम सभा धरातल पर नहीं उतार पा रही। ये बड़ी दुखद स्थिति है। इसके लिए सरकारों को कोई न कोई विचार करना पड़ेगा।
मतलब पर्यावरण नीतियाँ जो हमारी हैं बहुत अच्छे से बन के आ रही, लेकिन उसको मतलब उतारने के लिए सरकार को थोड़ा सख्त होने की आवश्यकता है। पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में, टॉयलेट बनाने के क्षेत्र में जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर आया तो तय कर लिया कि सरकारी नौकरियां पानी है, सरकारी नौकरियों में आपको प्रमोशन लेना है, आपको चुनाव लड़ना है, तो फिर आपके घर में टॉयलेट होना अनिवार्य। उसी तरह से जनसंख्या के आधार पर पेड़ लगाने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक ग्राम पंचायत में 5,000 की आबादी है तो हर साल 5,000 पेड़ लगेंगे और अगले साल 5,000 पेड़ गिनाकर 5,000 और लगेंगे। एक व्यक्ति को 5 साल के कार्यकाल में, एक सरपंच को हर व्यक्ति के नाम पर 5 पेड़ लगाकर, पौधे लगाकर 5 पेड़ बनाने पड़ेंगे, तब जाकर दूसरी बार चुनाव लड़ पाएगा वो। बाकी मुफ्त का आया और मुफ्त का चला गया, उससे देश का और उसका खुद का भी भला नहीं होने वाला है। अब आपने बात की ग्राम पंचायत और सरपंच और ये निचले स्तर का, जहाँ पर हमें इस तरह के सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन आप देश के जो उद्योगपति हैं, मुझे लगता है कि वो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है पॉल्यूशन फैलाने में, चाहे जल के मामले हो, वायु हो या कुछ भी हो। उद्योगपतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं जी। क्यों, मैं उद्योगपति नहीं हूँ इसलिए बारे में, और उसके बारे में मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, पर उद्योगपति अपना पैसा, अपने सोशल एक्टिविटी का जो पैसा है वो हम जैसे सरपंचों को ढूंढकर उन ग्राम पंचायतों में लगाए, सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करे। बड़ा पैसा सरकार का, लेबर पार्ट सरकार का, पर जो सरकार की पॉलिसी के अंदर गैप है, वो गैप फिलिंग का काम बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां करके और इस तरह के बड़े उदाहरण पेश कर सकती है। पर पिपलांत्री से सीखकर जितनी बड़ी कंपनियां हैं, अपने अपनी कंपनियों के CSR से यहाँ से सीखकर, यहाँ देखकर अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इंडस्ट्री के एरिया में जहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ हो या दूसरी कंपनियाँ हो, वो अपने अपने क्षेत्र में यहाँ से सीखकर काम कर रही है और उसका असर दिख रहा है बहुत सारी जगह। बहुत इससे भी अच्छा काम होने लगा है। जी। आज की युवा पीढ़ी जो है वो आजकल ज़्यादातर इंटरनेट और इन चीज़ों में या नशे में और इसमें ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे? कि मुझे लगता है कि अगर आज की हमारी युवा पीढ़ी पर्यावरण से जुड़ती है तो कई बार ऐसा होता है कि आध्यात्म और पर्यावरण दोनों आपस में पूरक हैं। क्या हमारी युवा पीढ़ी इनसे जुड़कर एक जो पथ भटक चुकी है अपना, वहाँ लौट सकती है? देखिए, बच्चों को जिस तरह की गुट्टी पिलाई जाएगी उसी का असर दिखेगा। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बच्चों को ले गए हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिए, से स्कूलों में भी बहुत अच्छी पर्यावरण पूरक पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है। तो हम कैसे बच्चों को पहली क्लास से ही इस पर्यावरण, जल संरक्षण और प्रकृति को बचाने के पाठ पढ़ाया जाए। माँ का सम्मान करे, मातृशक्ति का सम्मान करे, प्रकृति का सम्मान करे, वन्य जीवों का सम्मान करके उसको बचाने का काम करे। ये उनको लगातार पढ़ाया जाएगा तो धीरे धीरे उसका असर दिखेगा। जबकि एक कागजी कीड़ा बनाकर बच्चों को तैयार करके उसने ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, और जब काम करने की समय आता है तो वो बच्चा न तो गोबर उठा पाता है, न पेड़ों की जानकारी रखता है, न खेती के संबंध में कुछ जानता है, और वो एक बनिया की दुकान पर नौकरी करके अपना जीवन खराब करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चों की शिक्षा में ये सब चीज़ें जोड़नी बहुत ही अनिवार्य है। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति को बचाने का ये ही पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। आज पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। बड़े तरीके, बड़े स्तर पर शिक्षा नीति में प्रकृति को जोड़ना पड़ेगा। जी, आपके पास में ऐसा कोई ग्रास रूट मॉडल है जो आप चाहेंगे कि देश के हर राज्य को अपनाना चाहिए? बस यही मॉडल है। ये देखिए, यही तो मॉडल है, यही आवश्यकता है। पिपलांत्री मॉडल, आप पिपलांत्री मॉडल को नाम नहीं देकर दूसरा कोई मॉडल नाम दीजिए, पर काम ये करना पड़ेगा। नाम कोई भी हो सकता है, पिपलांत्री वालों ने किया इसलिए पिपलांत्री मॉडल के नाम से हम इसको नाम लेते हैं। आप भी कीजिए, आप अपने परिवार का, अपने अच्छे कामों का नाम, महापुरुषों के नाम पर कई योजनाएं बनती है। तो ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो प्रकृति को बचाने का काम करते हो, प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का काम करते हो, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता हो। इस तरह के मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है, और ये तभी हो पाएंगे जब हम गुट्टी के रूप में हर बच्चे को पिलाएंगे, और जब वो स्कूलों से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से निकल कर बाहर आएगा तो फिर वो प्रकृति के महत्व को समझ पाएगा। जी, भविष्य में ऐसी कोई योजना है आपके दिमाग में जो आप चाहते हैं कि मुझे इस पे भी क्रियान्वयन करना है? देखिए, महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का कल्पना था, वो साकार करना पड़ेगा। ग्राम स्वराज,
ग्राम स्वराज का सपना साकार करना पड़ेगा। गांव का अपना स्वराज हो, गांव आत्मनिर्भर हो, गांव अनुदान पर नहीं चले। ऐसे गांवों को, ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना पड़ेगा और वो ये प्रकृति को बचा कर ही किया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपके मेरे बीच में हो गई है कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, मछली पालन को हो सकता है, पशुपालन का हो सकता है, और भी बहुत सारे मोती पालन का है, प्राकृतिक खेती का है। इस तरह की कई चीज़ें हैं। आप देखिए इस जंगलों में कई चंदन के पेड़ खड़े हो रहे हैं जी। अब ये चंदन के पेड़ आने वाले समय में एक एक पेड़ की कीमत होगी लाखों रुपए। ये पेड़ों से जो जितना ऑक्सीजन बन रहा है, जितने कार्बन सोख रहा है, इसका पैसा पंचायतों को मिलना चाहिए। आप रोजगार दे दोगे, इसको रोजगार से जोड़ दोगे तो फिर ये मॉडल पनप जाएंगे। और रोजगार नहीं देंगे तो थोड़े दिनों बाद हम कर रहे हैं तब तक कर लेंगे, फिर दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे इनकम नहीं होगी जी। तो स्वराज, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाले गाँवों को विकसित करना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, तब जाकर ये प्रकृति आगे बढ़ेगी और फिर इससे प्रेरणा लेकर पूरे देश और विश्व के लोग काम करेंगे जी। आपने ग्राम स्वराज की बात की, ये महात्मा गांधी का सच में एक बहुत ही यूनिक मॉडल था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आधुनिकता की दौड़ में अक्सर गांव वाले भी अपनी ज़मीनों को उद्योगपतियों को बेचकर और शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर उद्योगपति तो खेती वाली ज़मीनों के ऊपर बड़े बड़े उद्योग खड़े कर देते हैं, वो ज़मीनों को बंजर कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसके लिए आपको लगता है कि सरकार को बहुत सख्त होने की ज़रूरत है? देखिए, सख्त नहीं, ऐसी नरम होने की आवश्यकता है। सरकारों को बिजली के लिए, किसानों को बिजली के लिए पैसा अनुदान देना पड़ेगा, किसान के उत्पाद को अच्छी कीमत पर खरीदना पड़ेगा, किसान को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। बाकी किसान क्या करेगा, गाँवों में स्कूल खोल दिया सरकार ने, अब सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है और वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गाँव आज एक बड़ी समस्या आपके और हमारे सामने, पूरे विश्व समुदाय के सामने उभर कर सामने आई है कि गाँवों में वाटर सप्लाई की स्कीमें बंद पड़ी है, करोड़ों करोड़ों रुपए की स्कीम बना दी और कोई पानी पीने वाला व्यक्ति नहीं है। गांव में स्कूल हैं, एक एक ग्राम पंचायत में 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए सालाना शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहे हैं, और वो स्कूल हैं वहाँ छात्र संख्या नहीं है बच्चों की। गांव में रोडें बनाते हैं और गांव में विकास तो होगा, पीली पीली बसें, प्राइवेट स्कूलों की बसें गाँव में सबसे ज़्यादा पहले पहुँचती है। तो ये इस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, गाँव के लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए मदद करनी पड़ेगी, सरकारों को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाकर गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने वाले लोग रुकेंगे। बढ़ती शहरों की आबादी पर भी लगाम लगेगी और गांवों में लोग रुकेंगे तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेगी, जितनी मदद गांव के गरीब लोगों के लिए, गांव के लोग मकान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, गांव में हर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए जो की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना शुरू की, हर घर पर सोलर लगा दीजिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 17,000 का अनुदान और दे दिया है, 78,000 रुपये प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हर के लिए सरकारें अब जो मदद कर रही है, इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। इसके लिए 10 साल 15 साल इंतजार करना पड़ेगा, पर बहुत लेट हो गया, बहुत नुकसान हो गया। अब जो शुरुआत हुई उसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और उस शुरुआत को धरातल पर तत्काल रूप से उतरे। भ्रष्टाचार रुका है, हर चीज़ आधार से लिंक हो गई है, कई चीज़ों पर अंकुश लगा है, पर काम लोकसभा और ग्राम सभा के बीच की जो एजेंसियां हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन पर उसका असर धीरे धीरे असर नहीं हो रहा है। वो एजेंसियां जिस दिन सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाने लग जाएगी, उस दिन बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। होगा, ऐसा भी लग रहा है कि होगा, वो युग भी आएगा, पर वो समय लेट हो रहा है। हमारा समय तो निकल रहा है, आने वाली पीढ़ी कितनी जागरूक होती है उस पर निर्भर करेगा। जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है पर्यावरण की पाठशाला, और प्रयास हमारा ये है कि जिस तरह से पाठशाला में एक बच्चे को सिखाया जाता है अक्षर खड़ी, और इसी तरीके से हम पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करें। मैं आपसे कहना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि यदि हम नहीं रुके और पर्यावरण संरक्षण में आगे सहयोग नहीं दिया तो क्या हो सकता है, ये आप मेरे सुनने वालों को बताएं कि क्या विध्वंस हम देख सकते हैं। देखिए, हमारे डीएनए में कहीं न कहीं बीमारियां घुल चुकी है जी। इसका असर दिखेगा आने वाले समय में। अगर इस असर को, बुरे असर को, कैंसर जैसी महामारियों को, बीमारियों को रोकना है तो फिर हमें प्रकृति के बीच में जीना पड़ेगा, प्रकृति का सम्मान करना पड़ेगा जी। अब प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है,
जो हम देख रहे हैं कि उसके दुष्परिणाम जिन जिन देशों में आ रहे हैं, भूकंप जैसे बड़ी संख्या में भूकंप, अगर धरती सर हिला रही है, और जिस दिन धरती ने सिर हिला दिया उस दिन सीमेंट कंक्रीट के जंगल तो सब गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो प्रकृति के साथ जीना ही है, और इसी से हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा, आने वाली पीढ़ियां सुखी हो पाएगी, निरोगी हो पाएगी। और अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो फिर प्रकृति को बचाना पड़ेगा, इस चैन को तोड़ने नहीं देना है। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने यहाँ सुना श्याम सुंदर जी पालीवाल की सोच पर्यावरण को लेकर, जहाँ पर ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि आर्थिक विकास हमारे लिए आवश्यक तो है, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़खानी करके नहीं। पर्यावरण जो है वो आपको जीने के लिए इतने मौके और इतने संसाधन उपलब्ध करवाता है, यदि आप उसका रख रखाव नहीं करेंगे तो फिर वो आपको सजा देने से भी पीछे नहीं हटेगी। पिपलांद्री मॉडल एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पूरे देश के लिए, और सिर्फ देश के लिए नहीं वरन मैं कहूँगी पूरे विश्व के लिए, कि किस तरह से प्रकृति से जुड़कर भी आप जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं। प्रकृति आपको खाने को भी देती है, आपको जीने के लिए भी जगह देती है, और सारी सुविधाएं आपको प्रकृति से मिल सकती हैं। अब आप चाहे अवैध खनन कीजिए, अवैध कटाई कीजिए, ये सब रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरीके से क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि वन्य जीव, जिस तरीके से आजकल पैंथर जगह जगह पर घरों में आ रहे हैं, कॉलोनियों में घुस रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अगर हम उनके घरों में अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनका हमारे घरों में आना जायज़ है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि इस पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को हम सिर्फ चर्चा का विषय न बनाएं, और ये सोच के ना चले कि बड़े बड़े नेता या श्याम सुंदर पालीवाल जैसे लोग ही इनमें आगे बढ़े और अपना सहयोग दे। ये जन सहभागिता का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में प्रत्येक व्यक्ति को इस संदर्भ में सोचना भी होगा और कुछ कार्य भी करना होगा। न्यूज़ एफर 24 का एक छोटा सा प्रयास है। कहते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है, और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से, और आगे भी आने वाले समय में काफ़ी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस अभियान में इसी तरह से जुड़े रहें, और जिस तरीके से पर्यावरण का नाश हम कर रहे हैं आगे आके उसका सृजन भी करें। तो मैं हूँ न्यूज़ एफर 24 से रजनी कौर, और आप सभी से विदा लेती हूँ। साथ ही मैं श्याम सुंदर पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने अमूल्य समय हमें दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस पहलू को छुआ है, आपके चैनल ने, और आपने हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकृति को बचाने में सहायक साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।